Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो यहाँ किस तरह का माहौल देख रहे हैं गुप्ता साहब के लिए? हम देख रहे हैं कि जिंदल साहब हैं, दूसरी ओर अभय चौटाला हैं। तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो अभय चौटाला साहब के साथ मैंने देखे गुरनाम चढ़ूनी थे। तो यहाँ पर क्या हम ये माने कि जैसे चढ़ूनी फैक्टर या फिर एक किसान फैक्टर, उसको गुप्ता साहब काट पाएंगे? मुझे लगता है कि बदलाव की आंधी चल रही है। अहंकार के खात्मे के लिए वोट दे रहे हैं लोग। उसे मालूम है कि ये सरकार कमजोर है, बातें बहुत करते हैं, लाल आंख कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, ना चीन को ना पाकिस्तान को। कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे मेरा ये मत है कि श्री राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में हम ये कहें कि एक और है SRK, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी। दूसरी ओर है एक गुट जिसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों के बीच में खींचतान, गुटबाजी, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। पीछे की कहानी क्या है और आगे जो ये कहानी मैंने बताई है इसके पीछे क्या है सर? हमारे यहाँ कोई जूतों में दाल बीजेपी की तरह थोड़ी बंट रही है। नमस्ते, राम राम, सोनिया मेरा नाम है और इस समय रणदीप सुरजेवाला साहब हमारे साथ हैं। मुखातिब होंगे उनके जीवन के बहुत सारे किस्सों से भी, और फिलहाल चुनावी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं और चुनावी चर्चा इस वक्त की भी जानी चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता साहब, उनके लिए सुरजेवाला साहब मैदान में हैं। सुरजेवाला साहब, पहला सवाल तो यही, किस तरह का माहौल देख रहे हैं गुप्ता साहब के लिए? जिस प्रकार का अप्रत्याशित समर्थन, आशीर्वाद, प्रेम उमड़कर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को मिल रहा है पूरे प्रदेश में, वो ये दर्शाता है कि बदलाव अब दीवार पर लिखा है, लोगों के मन पर लिखा है, लोगों के जहन में लिखा है और मोदी सरकार की विदाई तय है। लेकिन इसे हम क्या माने कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये क्षेत्रीय मुद्दों पे हैं या फिर ये है कि मोदी की पक्ष की लहर है एक और एक है मोदी के विरोध की? देखिए, देश की सरकार बनने जा रही है, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय हमेशा सार्थक रहेंगे। उदाहरण के तौर पर बेइंतहाशा बेरोजगारी है, बच्चे पलायन कर रहे हैं। अगर किसी के पास आधा किला जमीन भी है, वो बेचकर डोंकी रूट से या किसी प्रकार से विदेश जा रहा है। क्यों? क्योंकि निराशा और हताशा, और हरियाणा ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 47% तक है। देश में भी बेरोजगारी की दर आज 9% है। ये अपने आप में 45 वर्ष में सबसे अधिक है। बच्चे कहाँ जाएं? 2 करोड़ नौकरी हर साल पैदा करने वालों ने इस देश की नौकरियां छीन ली, नौजवानों का भविष्य छीन लिया, उनके भविष्य की उम्मीद छीन ली। महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज घर चलाना मुश्किल है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। गैस का सिलेंडर खरीदना, दाल खरीदना, खाने का तेल खरीदना, सब्जी खरीदना, दूध और पनीर खरीदना, और चाय वाले ने तो 65 रुपए किलो की जो चाय थी, आज उसका रेट ही चाय वाले प्रधानमंत्री ने, जो अपने आप को कह रहे थे, आज 350-400 रुपया कर दिया। तो अब चाय पीना मुश्किल हो गया, दाल फुल्का खाना मुश्किल हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक असमानता। 22 देश के लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। 140 करोड़ के देश में जब 140 करोड़ बाहर बैठे हों और आधी संपत्ति 22 लोगों के पास हो, ये मुल्क अडानी अंबानी का नहीं, ये मुल्क इस देश के आम जनमानस का है। तो एक तरफ किसान पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ संविधान तोड़कर SC ST OBC पर आक्रमण हो रहा है, महिलाओं का अनादर हो रहा है, मौके छीने जा रहे हैं, युवा हताश है, अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरी है। ये देश के मुद्दे हैं। स्वाभाविक तौर से जब आप किसी इलाके में जाएंगे तो इलाके और प्रदेश के मुद्दे भी आएंगे, पर व्यापक तौर से देश के ये सारे मुद्दे प्रदेशों में भी हैं। जैसे गुप्ता साहब हैं यहाँ गठबंधन के, हम ये कहें कि सांझले प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए आपकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि वो और ज्यादा बढ़ गई है? यहाँ अगर कोई कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे तो अब की बार मैं ये मानूं कि आप दोहरी जिम्मेदारी लेके चले हैं। देखिए, पार्टी का उम्मीदवार को चुनाव जिताना हर कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। आज जब कांग्रेस 350 सीट लड़ रही है और बाकी के साथ ही 150 के करीब सीट्स लड़ रहे हैं, हमारी ये जिम्मेवारी है कि हर हमारा सांसद जीते,
तभी इस देश में हम एक स्थिर सरकार दे पाएंगे। कांग्रेस ने पहले भी कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुली चलाई है और अब भी हम चला पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो यहाँ किस तरह का माहौल देख रहे गुप्ता साहब के लिए? हम देख रहे कि जिंदल साहब हैं, दूसरी ओर अभय चौटाला हैं। तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो अभय चौटाला साहब के साथ मैंने देखे गुरनाम चढ़ूनी थे। तो यहाँ पर क्या हम ये माने कि जैसे चढ़ूनी फैक्टर या फिर एक किसान फैक्टर, उसको गुप्ता साहब काट पाएंगे? देखिए, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी वोट मांगने का अधिकार है, वो अभय जी हों या दूसरे मित्र हों बीजेपी के। हमारा केवल सीधे एक बात कहना है, इस देश के किसानों की समस्याओं का हल कौन निकाल सकता है? कांग्रेस, क्योंकि हमने 2 बड़े एजेंडा दिए हैं। यहाँ सरकार देश में कौन बना सकता है बीजेपी के अलावा? कांग्रेस। तो हमारा एजेंडा क्लियर है, ऋण माफी होगी, किसान की कर्ज माफी होगी, एमएसपी का कानून लेकर आएंगे। यही किसान यूनियंस की डिमांड भी है। व्यक्तिगत तौर से वो किसी का समर्थन कर सकते हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका स्वागत है। पर इस देश में बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो कांग्रेस ला सकती है और इंडिया गठबंधन के साथ ही ला सकते हैं। इसलिए डॉक्टर सुशील गुप्ता का चुनाव जीतना अनिवार्य है। देहात में किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं आप? देखिए, मैं 38 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और 1993 में पहला चुनाव लड़ा। मैंने इस प्रकार का अप्रत्याशित समर्थन जाति और धर्म के भेद को काटकर कटिंग अक्रॉस सेक्शंस कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि बदलाव की आंधी चल रही है। तो गुप्ता साहब का हम ये भी माने कि इस क्षेत्र में एक नए कैंडिडेट, एक नए चेहरे रहे, और जिस तरह की आप बता रहे हैं, इस तरह का आप लोगों का रुझान, तो इसे हम ये माने कि एक जो है दिशा है कि मोदी के पक्ष की, दूसरी दिशा है कि मोदी के विरोध की, यानी उनको वो व्यक्ति जिताना जो हरा सके बीजेपी को। मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को हराने के लिए लोग वोट दे रहे हैं। लोग अहंकार के खात्मे के लिए वोट दे रहे हैं। लोग प्रजातंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। लोग किसानी और खेती बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। लोग रोजगार पैदा करने के लिए वोट दे रहे हैं। लोग महंगाई के खात्मे के लिए वोट दे रहे हैं। मोदी जी अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो भगवान हो गए। हालांकि आजकल तो उन्हें भगवान से भी बड़ा कह रहे हैं। आजकल तो के भगवान भी उनके भक्त हैं। आजकल तो उनके लोग ये कहने लगे हैं। वो उनका नजरिया हो सकता है। लोग किसी व्यक्ति के खिलाफ वोट नहीं दे रहे। लोग एक सार्थक बदलाव के लिए और अपने खुद की जिंदगी के मुद्दों के हल के लिए वोट दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये शहरी चुनाव है, या एक तरह से देहात के बाशिंदे इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं तो बहुत कम? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। गांव का गरीब से गरीब आदमी, अशिक्षित से अशिक्षित आदमी बहुत समझदार है। उसे देश में क्या हो रहा है मालूम है। चीन ने अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया है तो आप किसी गांव के आदमी से पूछिए, उसको ये बात मालूम है। उसे मालूम है कि ये सरकार कमजोर है, बातें बहुत करते हैं, लाल आंख कभी किसी को दिखाएंगे नहीं, ना चीन को ना पाकिस्तान को। केवल मुंहजबानी जमा खर्च से अगर देश चल सकता तो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं। पर अगर काम करके कमाना हो, जैसा गांव में कमाते हैं, काम करके कमा के खाना हो, तो फिर मोदी जी इस देश के लायक नहीं। सर, एक सवाल ये भी होता है कि जैसे बीजेपी को वोट दिया गया एक तरह से अब मोदी के चेहरे को देख के, तो ऐसा अगर कांग्रेस के साथ भी होगा क्या कि अभी तक लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस में कोई पीएम चेहरा अनाउंस होता या किसी के नाम पे अगर वोट दिया होता तो वो चेहरा अभी तक कांग्रेस के पास नहीं है? देखिए, ये एक विडंबना है जो बीजेपी प्रचार करती है। मैं आज आपसे कहता हूँ, बीजेपी का एजेंडा क्या है। मैं एक नागरिक के तौर पर ये सवाल भी पूछूंगा, आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। उनका एजेंडा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। क्यों, मोदी भगवान है जो उसे प्रधानमंत्री बनाना ही देश का एजेंडा है। कांग्रेस का एजेंडा क्या है? किसान की ऋण माफी करेंगे हम, 8,300 रुपया हर महिला के खाते में हर महीने डालेंगे, 400 रुपया मनरेगा का वेजेस करेंगे, युवाओं के लिए 8,300 की 1 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे। ये देश के मुद्दे हैं। व्यक्ति कौन बनेगा, याद करिए 2004 में यही माहौल था। तब भी बोलते थे वाजपेयी जी का कोई विकल्प नहीं। आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे उस समय, पर बिल्कुल यही सवाल था, वाजपेयी जी को ही बनाना है, ये मुद्दा था। दूसरी तरफ सोनिया जी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी साहब थे, हम सब लोग थे। आखिर में लोगों ने हमें वोट दी हमारे मुद्दों पर।
व्यक्ति कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं, कौन देश के मुद्दों का हल करेगा ये महत्वपूर्ण है। तब भी प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, इस बार फिर बनेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बनेंगे? मैंने कहा इस बार फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे मेरा ये मत है कि श्री राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और उसका एक कारण है, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में हूँ, इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति इस देश की पीड़ा को समझ सकता है, पाँव में छाले लिए चिलचिलाती धूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलते हुए, बंबई से लेकर और असम के आखिरी छोर तक पैदल चलते हुए, लोगों को आलिंगन में बांधते हुए, प्रेम की भाषा को आत्मसात करते हुए, नफरत की दीवारों को तोड़ते हुए अगर कोई इस देश में पिछले सालों में चला तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी। मुझे लगता है कि इस देश को एक साफ मंशा और साफ गोई वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जिसकी मंशा देश के घाव पर मरहम लगाने की हो, और वो ऐसे व्यक्ति हैं। सर, अगर मैं उत्तर हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करूं तो राज इस क्षेत्र में कभी नहीं आया है, और जितनी मैंने इस बेल्ट की रूह समझी है तो लोग भी बड़े शांत से हैं। उनको कभी ऐसा रहा नहीं कि राजनीतिक तौर पर चौधर चाहिए। तो इस क्षेत्र में हम क्या माने कि कोई सियासी तौर पर इस तरह का परिवर्तन हो सकता है इन सालों के दौरान? अब देखिए, ये फैसला तो लोग करेंगे, मेरी तो क्या हैसियत है कि मैं उनका फैसला कर सकूं। पर मुझे ये लगता है कि हरियाणा को एक नए विजन यानी नई दृष्टि की जरूरत है। जात पात में बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का जो नुकसान किया है वो शायद उसको भरने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों नहीं। तो जिस प्रकार की नफरत, वैमनस्य, विषमता, इस प्रकार की गंदगी उन्होंने फैलाई है, ये अपने आप में उन्होंने हमारी 36 बिरादरी की प्रथा को तोड़ दिया है, और इसका खामियाजा हरियाणा आज भी भुगत रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। अब हरियाणा को एक नई तरक्कीशील, एक नई सोच, एक नई दृष्टि, एक नए विजन की जरूरत है और एक नई उम्मीद की जरूरत है। मुझे लगता है वो कांग्रेस की लीडरशिप में है। लेकिन सर, हम कास्ट पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते कि कभी खत्म हो गया, ऐसा नहीं लगता है? जी नहीं, जाति वास्तविकता है ना, जाति की वास्तविकता को मैं नहीं नकार रहा। गांव भी जब बसा तो उसमें भी जातियां हैं, पर मुझे एक बताइए, हरियाणा के 7,500 गांव में से एक जाति का गांव कौन सा है? कोई भी नहीं। अगर नहीं है तो फिर यही हमारे बुजुर्गों की विरासत है कि आपको गुलदस्ता बनाना पड़ेगा जिसमें सबसे गरीब, उसकी जाति कोई भी हो सकता है वो SC-BC समाज से हो सकता है सामान्य समाज से हो, परंतु उस गुलदस्ते की ही आपको लेकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा। कोई ये कहे, कल को ये दुकान वाला कहे कि मेरी ही जाति चलेगी, ये नहीं चल सकता। भाजपा जो है वो जाति के आधार पर प्रताड़ित करने का षड्यंत्र जो साजिश उन्होंने की, उसने हमारे समाज को छिन्न भिन्न करके रख दिया, और शायद लाखों घाव हरियाणा की आत्मा को उन्होंने दिए हैं। अब सर, कुछ सवाल मेरे हरियाणा कांग्रेस से जुड़े हुए। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में हम ये कहें कि एक और है SRK, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी। दूसरी ओर है एक गुट जिसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दोनों के बीच में खींचतान, गुटबाजी, इस तरह की खबरें सामने आती हैं। पीछे की कहानी क्या है और आगे जो ये कहानी मैंने बताई है इसके पीछे क्या है सर? देखिए, राजनीति में वैचारिक मतभेद किसी भी दल में होगा, हम सब इकट्ठे हैं, सब लोगों का जिन्होंने आपने नाम लिया, आखिर में हम कांग्रेस की विचारधारा को लेकर एक सूत्र में हैं, और कांग्रेस के झंडे के नीचे हम सब इकट्ठे हैं। अपने अपने तरीके से हम पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि मैं और आप भी असहमत होंगे किसी सवाल पर असहमति दुश्मनी नहीं है, असहमति हरियाणा को आगे बढ़ाने की सहमति है। तो ऐसा हम ये कहें कि कोई ऐसा खींचतान वाला मामला है, मसला नहीं? बिल्कुल ना कोई मसला है, ना कोई खींचतान है। हमारे यहाँ कोई जूतों में दाल बीजेपी की तरह थोड़ी बंट रही है कि कोई कहीं खींच रहा है, भानुमति का कुनबा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। हम वैचारिक तौर से, दृष्टि की तौर से, सोच की तौर से हम सब इकट्ठे हैं। अच्छा, जो 10 सीटें हैं
उनमें फिलहाल तक आप कितना जो है वो जनाधार देख रहे हैं, या फिर कहाँ कितनी आप बढ़त मान रहे हैं कांग्रेस की? सोनिया जी, वैसे तो पत्रकार मित्र ये ज्यादा मेरा ये काम नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज के दिन जो लोग कह रहे हैं 4 से 8 सीट जीतने में सक्षम है। तो एक बार ये भी खबर आई थी कि जैसे कांग्रेस की लिस्ट में देरी आई, तो उसके पीछे का ये कारण बताया गया कि अब हुड्डा गुट और एसआर के गुट उनके बीच में नहीं बन रही, कि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वो चाहते ये कैंडिडेट हो, दूसरा गुट चाहता है ये कैंडिडेट हो। ऐसा रहा क्या? देखिए, हर पार्टी की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया पर मैं कम से कम पार्टी के बाहर टिप्पणी नहीं करता, और जो पार्टी जब निर्णय कर देगी वो सही है, बस तभी अनुशासन से पार्टी चल पाएगी। सर, अब मैं आप चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी के थोड़े पीछे वाले वर्षों में लौटें। जरा बताएं कि आपकी राजनीति की शुरुआत किस तरह से हुई और कैसे आपकी जो है वो सियासत में एंट्री हुई, कितना स्ट्रगल रहा। शुरुआत से लौटे सर। देखिए, मुझे तो बहुत लंबा अरसा सार्वजनिक जीवन में हो गया, 38 वर्ष हो गए। 56 वर्ष मेरी उम्र है। 38 साल से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। बहुत जल्दी शुरू किया, बहुत जिंदगी के थपेड़े लगे, लंबा संघर्ष रहा। 15 साल तक सत्ता, शुरू में ही सत्ता से बाहर रहे, तो उस वनवास ने, जिंदगी के उन थपेड़ों ने, मुश्किलात ने, बहुत बार गिरे, बहुत बार उठे, बहुत बार नए दोबारा उठकर काम करने का संकल्प लिया। उसने बहुत कुछ सिखाया। और हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं। जो आपको अनपढ़ से अनपढ़ किसान लगेगा ना, मजदूर लगेगा, उससे ज्यादा बुद्धिमान को पीएचडी से भी ज्यादा समझदार है। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ जिंदगी के राज सिखाए, रास्ते सिखाए। तो इसलिए हर व्यक्ति, वो मेरा विरोधी था, मेरा पक्षधर था, मैं जिससे मिला मैंने कुछ ना कुछ उससे सीखा। तो आपके फादर साहब राजनीति में रहे, अब क्या वो वजह रही आपकी राजनीति में आने की, आपका रुचि थी वहाँ? जी नहीं, ये कोई मैं मानता हूँ राजनीति कोई पुश्तैनी धंधा नहीं है जो कुछ लोगों ने मान लिया है। राजनीति समाज में बदलाव का एक सूत्र है। राजनीति अगर आपको एक क्रांति लेकर आनी है, अब क्रांति बंदूक से नहीं आती, क्रांति कभी कभी आप जैसे साथियों की कलम और कैमरा से भी आती है, पर क्रांति सरकारें चलाने और सरकारों को आईना दिखाने से भी आती है। हम सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और मुझे लगता है कि हम उस क्रांति के कहीं ना कहीं छोटे से सिपाही और सूत्रधार हैं। और इसके बीच कांग्रेस में कई सारी भूमिकाओं में आप रहे सर, अलग अलग राज्य में आप रहे। अभी फिलहाल आप राजस्थान से सांसद हैं। तो ये इतनी जगहों की जब राजनीति है, और इसके बीच में जब हम कहें कि आप हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों की रूह को आपने समझा। हरियाणा की रूह को आप किस तरह से समझते हैं? साधारण, सरल और सटीक, ये 3 शब्द हैं जो हरियाणा की रूह को मेरे मुताबिक चरितार्थ करते हैं। अब इस लोकसभा चुनाव को इस देश के लोकतंत्र के लिए और इस सूबे के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं सर? ये चुनाव इस देश में पार्टियों का नहीं रहा। ये एक बड़ी जंग है इस देश के प्रजातंत्रों को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की, संविधान को बचाने की, संस्थाओं को बचाने की, यहाँ तक कि पत्रकारिता को भी बचाने की। क्योंकि अगर दोबारा भाजपा को लोगों ने मौका दे दिया तो फिर वही बात होगी कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, वो होने वाला है। क्योंकि सवाल ये नहीं कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, सवाल है कि देश बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि संविधान बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि बोलने की आजादी रहेगी या नहीं, काम करने की आजादी रहेगी या नहीं, सोचने की आजादी रहेगी या नहीं। क्योंकि भाजपा अब उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां वह बुलडोजर के नीचे न केवल संविधान को रौंद देंगे, परंतु इस देश की मूलभूत आत्मा को रौंदने का जो प्लान भाजपा ने बना रखा है, वो अब खुलकर उस बारे में बोल रहे हैं। तो ना गरीब, ना किसान, ना महिला, ना युवा, कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, क्या जैसे ईवीएम का मसला उठता है, क्या हम ये माने कि क्या चुनावी धांधली भी होती है क्या? देखिए, ईवीएम के बारे में आप जैसे बहुत सारे सजग पत्रकारों की बातों को मैंने सुना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी सुना, कुछ तो है। अब वो क्या है, कैसे है, मुझे लगता है कि कभी ना कभी जब सरकार बदलेगी तो इसकी व्यापक जांच होगी।
और जब व्यापक जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने भी आएगा। सर, जैसे विधानसभा चुनाव है, अभी कुछ ही समय बाद हम लगा लें, तो इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस की हम ये माने कि क्या तैयारी अभी फिलहाल से शुरू हो चुकी है या उसके लिए हम ये माने कुछ समय रहेगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाब देंगे। पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर सजग है और वो काम कर रहा है। उत्तर हरियाणा में परिवर्तन माने होगा अब की बार? मुझे लगता है पूरे हरियाणा में परिवर्तन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरजेवाला साहब बातचीत के लिए। सुरजेवाला साहब थे हमारे साथ। आपने ये बातचीत सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।